हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और उसमें हमारा चैप्टर 7 चल रहा है जिसका नाम है इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल। तो जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। कुछ इफ़ेक्ट्स हम इन्फ्लेशन के ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाली वीडियो में। बाकी के जो रहते हुए इफ़ेक्ट्स है, जो इफ़ेक्ट्स वाले पॉइंट्स है बचे थे, वो हम आज डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलते हैं इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन पे, जिसमें आता है ऑन टैक्स। टैक्स पे इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हम टैक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें जो टैक्स पेयर होते हैं ना, वो सफ़र करते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट टैक्स भी पे कर रहे हैं और इनडायरेक्ट टैक्स भी पे कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स में कौन सा टैक्स आता है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, इंटरेस्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स में कौन से टैक्सेस आ जाते हैं, जो हम सामान खरीदने जाते हैं, मार्केट में गए, हम कोई भी घर का सामान खरीद कर लाए, कोई कपड़े खरीद कर लाए हैं, जो भी हमने शॉपिंग करी उस पर हम कहीं ना कहीं जो दुकानदार है उसको टैक्स पे करेंगे क्योंकि उसकी जो वैल्यू होती है उसमें टैक्स साथ में एडेड होता है। सपोज हम मार्केट में गए, वहां से हमने कपड़े लिए, 2000 की शॉपिंग करी, 2000 के कपड़े हमने खरीदे, तो वो जो 2000 के कपड़े हम खरीदेंगे ना, तो उसमें साथ जीएसटी भी इंक्लूडेड होगा। तो वो जो जीएसटी हम देते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाता है। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, ये कौन सा होता है, ये एड वलोरम टैक्स होता है ऑन वैल्यू। मतलब कि जो कोई भी हम चीज खरीदने जाते हैं बाजार में, जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, उसकी वैल्यू पे जो टैक्स लगाया जाता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स से होता क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स से जो चीजें होती हैं हम बाजार में खरीदते हैं उनके दाम बढ़ जाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के बढ़ने से जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो सफर करते हैं। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ जो टैक्सेस का रेट है वो भी बढ़ जाएगा। अगर टैक्स का रेट बढ़ेगा तो उसके साथ जो गुड्स एंड सर्विसेज हमें मार्केट में मिल रही है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स होते थे सैनवेट हो गया, वैट हो गया, लेकिन आज की डेट में ये सारे टैक्स मर्ज हो चुके हैं और एक ही टैक्स आ गया है जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सिमिलरली अब इनडायरेक्ट टैक्स तो हमने देख लिया कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ता है, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा तो जो चीज़ें हम मार्केट में लेने जाते हैं उनके दाम बढ़ जाएंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं जो आम आदमी है वो ज़्यादा सफ़र करता है। सिमिलरली इन्फ्लेशन की वजह से जो डायरेक्ट टैक्स है ना, डायरेक्ट टैक्स भी बढ़ जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया और इंटरेस्ट टैक्स हो गया। अब इसमें क्या होता है, जब इनकम टैक्स बढ़ेगा तो उस पर टैक्स पेयर्स का बर्डन बढ़ जाएगा क्योंकि उसकी जो टैक्स पेयर की जो इनकम स्लैब्स होती है ना, टैक्स स्लैब्स होती है, वो अपवर्ड मूव करेगी। अब होता क्या है, जो ये टैक्स स्लैब्स होती है ना, ये क्या होता है, इसमें टैक्स की इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स पे ऊपर चार्ज किया जाता है। जैसे सपोज किसी की इनकम 7 से 10 लाख के बीच है एनुअल इनकम, तो उस पर टैक्स कितना होगा, 20% होगा। अगर 10 से 20 लाख के बीच में इनकम है तो उस पर 30% टैक्स होगा। अगर 30 से ऊपर है, 30 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है सपोज, मतलब कि उस पर 40% टैक्स होगा। तो ये टैक्स स्लैब्स होती है, अलग अलग होती है। अब करंटली कौन सी टैक्स स्लैब्स चल रही है मुझे नहीं पता, मैंने जस्ट एक यहाँ पे एग्जांपल दी है आपको। तो इस तरह से टैक्स स्लैब्स बनी होती है। तो अब देखो यहाँ पे 7 से 10 लाख के बीच में अगर किसी बंदे की इनकम है तो उस पर टैक्स उसको कितना देना पड़ेगा, इनकम का 20% उसका टैक्स कट जाएगा। लेकिन अब इन्फ्लेशन बढ़ी तो उसकी सैलरी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ेगी तो इनकम टैक्स भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। यहाँ पे सपोज किसी पर्सन की जो इनकम थी वो 9 लाख थी, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद उसकी इनकम बढ़ के कितनी हो गई, 11 लाख हो गई। तो अब यहाँ पे देखो, पहले वो 20% टैक्स दे रहा था, अब उसको 10 से 20 की स्लैब में आ गई, उसकी इनकम 11 लाख हो गई। तो यहाँ पे उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा, 30% यहाँ पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो डायरेक्ट टैक्स जो है बंदे का वो भी बढ़ जाएगा इनकम बढ़ने से। तो टैक्स पेयर का जो बर्डन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ रहा है। तो जो इनकम है, अगर हम नॉमिनल इनकम की बात करें तो नॉमिनल इनकम तो यहाँ पे बढ़ रही है, लेकिन जो रियल इनकम है वो कहीं ना कहीं उतनी ही है। रियल इनकम यहाँ पे नहीं बढ़ रही, लेकिन नॉमिनल इनकम बढ़ रही है क्योंकि 9 लाख से 11 लाख उस बंदे की इनकम हो गई, तो मतलब इनकम बढ़ी है। लेकिन उस पर टैक्स भी तो बढ़ेगा ना, पहले 20% टैक्स देता था, अब उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो 30% ये जो टैक्स उसको देना पड़ रहा है, इसके चलते हुए उसकी जो रियल इनकम है वो कहीं ना कहीं कम ही होगी, लेकिन नॉमिनल इनकम की जो वैल्यू है वो
बढ़ जाएगी। तो इसको ब्रैकेट क्रीप भी बोला जाता है और इसको इन्फ्लेशन इंड्यूस्ड टैक्स भी बोला जाता है कि जो इन्फ्लेशन की वजह से इनकम बढ़ने से उसका जो टैक्स बढ़ता है उसको इन्फ्लेशन इंड्यूस्ड टैक्स बोला जाता है, क्योंकि इसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन इंड्यूस्ड टैक्स होता है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ब्रैकेट क्रीप क्या होता है, जब इन्फ्लेशन की वजह से इनकम बढ़ती है और टैक्स भी बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं ब्रैकेट क्रीप। लेकिन जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है ना, लाइक यूएस हो गया, यूरोपियन कंट्रीज है, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ऐसी है, वहां पे जो इनकम टैक्स लगाया जाता है ना, तो वो इनकम में से इन्फ्लेशन को निकाल कर उस आमदनी पे उनको टैक्स दिया जाता है। अब ऐसे नहीं है कि उसमें जैसे 9 लाख से किसी बंदे की जो सैलरी है वो बढ़कर 11 लाख हो गई है तो उसका जो टैक्स स्लैब है वो 20 से 30% हो जाएगा, ऐसा वहां पे नहीं होता। वहां पे क्या होता है, वहां पे सपोज किसी बंदे की जो इनकम है वो 9 लाख है, 9 से बढ़कर 11 लाख हो गई है, तो ये जो 11 लाख इनकम है ना, इसमें से ये इन्फ्लेशन को वो माइनस कर देते हैं। इन्फ्लेशन को माइनस करके जो पीछे इनकम बचेगी ना, उस इनकम पे उनका टैक्स दिया जाता है। वो जो इनकम आएगी वो किस ब्रैकेट में आ रही है उस अकॉर्डिंग फिर उनसे टैक्स लिया जाता है, राइट। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में जितनी इनकम दिख रही है ना, उतनी इनकम पे ही उनको टैक्स देना पड़ता है। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन होता है तो उससे अब इन्फ्लेशन बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होगा, उनका टैक्स रेवेन्यू की जो ग्रॉस वैल्यू है, जो नॉमिनल वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी, लेकिन रियल वैल्यू जो है वो नहीं बढ़ेगी। वही बात आ गई ना कि जब इन्फ्लेशन बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ने से उन्होंने टैक्स स्लैब्स बढ़ा दी तो उनकी टैक्स की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी, लेकिन वो जो इनकम बढ़ रही है ना, वो उसकी नॉमिनल वैल्यू इनकम की इंक्रीज हो रही है, बट जो रियल वैल्यू है वो इंक्रीज नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि बीच में इन्फ्लेशन आ रही है, इन्फ्लेशन के चलते हुए भी कुछ तो इनकम कम हो रही है, दूसरा उसको टैक्स भी ज्यादा पे करना पड़ रहा है, जिसके चलते हुए जो रियल इनकम है वो उतनी इंक्रीज नहीं होती इन्फ्लेशन की वजह से जितनी कि उसकी नॉमिनल वैल्यू इंक्रीज होती है, राइट। नॉमिनल वैल्यू कौन सी होती है, जो हमें दिख रही है, ठीक है। जैसे 9 लाख थी पहले, 9 लाख से बढ़कर कितनी हो गई, 11 लाख हो गई, तो ये जो 11 लाख है ये क्या है, ये इसकी नॉमिनल वैल्यू है। लेकिन इसमें से अगर हम टैक्स को, इन्फ्लेशन को, ये सारी चीजों को माइनस करके जो इनकम आएगी वो आ जाएगी उस पर्सन की रियल इनकम। अब इन्फ्लेशन से गवर्नमेंट को क्या फायदा होता है, गवर्नमेंट का को भी तो फायदा होता है ना। अब हमने जैसे पिछले वाले पॉइंट्स में पढ़ा था कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है, जो लेंडर होता है, लेंडर सफर करता है और बोरोअर्स को फायदा होता है। तो सेम यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ हो रहा है। जो हमारी गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट स्पेशली, हमारे पास हमेशा फिस्कल डेफिसिट ही रहते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट हमेशा बोरो ही करती है, तो बोरो ही करती है, इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ने से जो गवर्नमेंट है उसको फायदा होता है, क्योंकि बोरोअर्स को हमेशा प्रॉफिट होता है इन्फ्लेशन के टाइम पे। जब बोरो करते हैं तो इन्फ्लेशन के टाइम पे लेंडर जो है वो सफर करता है, बोरोअर को फायदा होता है। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट हमेशा बोरो करती है, तो इसलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है जब इन्फ्लेशन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे देखो फिस्कल डेफिसिट जो है हमेशा ज्यादा रहते हैं, फिस्कल डेफिसिट ज्यादा रहेंगे तो हमारी बोरोइंग्स बढ़ जाएगी। अब देखो इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो हमारी बोरोइंग्स भी बढ़ेगी, साथ साथ क्या करेगी इंडियन गवर्नमेंट, करेंसी प्रिंट करना शुरू कर देगी। जब करेंसी प्रिंट होनी शुरू हो जाएगी तो वहां पे आ जाता है फिर इन्फ्लेशन टैक्स का कॉन्सेप्ट। इन्फ्लेशन टैक्स का जो हम कॉन्सेप्ट है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो पहले वाली वीडियोस है, अगर आपने वो मेरी देखी हुई है पहले तो आपको पता होगा कि इन्फ्लेशन टैक्स क्या होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो फिस्कल डेफिसिट हो गए, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ गई, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स भी बढ़ गई, तो साथ ही साथ अब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट ने करेंसी प्रिंट करनी शुरू कर दी। अब इससे क्या होगा, इससे अब कुछ जो आम लोग होते हैं ना, जैसे हमारे जैसे लोग होते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, घर में पैसा रख लेते हैं। जैसे 1 लाख है किसी के पास, बंदा सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, घर पे रख लेते हैं, साल बाद हम इसको यूज कर लेंगे। लेकिन एकदम से जब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट ने करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दिया, मार्केट में बहुत सारा पैसा आ जाएगा, लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा, वो जो उस बंदे का 1 लाख रुपया है ना, उसकी वैल्यू गिर जाएगी, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो वो पर्सन जिसने पैसा घर पे रखा हुआ है वो इस केस में सफर करेगा, राइट। फिर नेक्स्ट चलते हैं एक्सचेंज रेट पे। अब होता क्या है एक्सचेंज रेट में, अब जब
इन्फ्लेशन बढ़ती है। इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है, रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट कर जाती है। सपोज एक यूएस डॉलर है, आज की डेट में जो यूएस डॉलर है, सपोज उसकी वैल्यू 70 रुपीज़ है, ठीक है, 70 रुपीज़ है एक यूएस, बट है नहीं है, 80 to 83 के आसपास है, हम ऐसे ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब कल को क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गई। इन्फ्लेशन बढ़ने से यही जो एक यूएस डॉलर है ना, इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अब एक यूएस डॉलर पहले 70 रुपए का था, अब क्या होगा, ये 80 रुपीज़ का हो जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ने से यूएस डॉलर की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। सपोज मैंने सोचा कि चलो मैं यूएस में घूमने जाती हूँ। अब पहले क्या था, पहले यूएस डॉलर 70 रुपए का मिल रहा था, तो पहले अगर मैंने $100 लेने हैं तो $100 लेने के लिए मुझे 7,000 देना पड़ेगा और उसके बदले में मुझे $100 मिल जाएंगे, 100 यूएस डॉलर्स। लेकिन अब क्या, इन्फ्लेशन बढ़ने से हमारी रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई। डेप्रिशिएट होने से क्या हो गया, $1 80 रुपए का हो गया। तो अब मुझे अगर $100 लेने होंगे तो उसके लिए मुझे 8,000 रुपए देना पड़ेगा, तब कहीं जाकर मुझे $100 मिलेंगे। पहले क्या था, मुझे 7,000 में $100 मिल रहे थे, अब डॉलर की वैल्यू बढ़ने से, जो रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट होने से मुझे कितने देने पड़ेंगे, 8,000 देने पड़ेंगे $100 लेने के लिए। तो एक्सचेंज रेट पे क्या होता है, एक्सचेंज रेट में भी हमारी अगर रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है तो एक्सचेंज रेट हमारा बढ़ जाता है। विद एवरी इन्फ्लेशन द करेंसी ऑफ द इकोनॉमी डेप्रिशिएट्स। इन्फ्लेशन होने से जो हमारी करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो जाती है। प्रोवाइडेड इट फॉलोज द फ्लेक्सिबल करेंसी रिजीम्स। अब कुछ जगह पे फ्लेक्सिबल करेंसी रिजीम्स होते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो मार्केट रेट्स है उसी के हिसाब से जो डॉलर का रेट है वो ऊपर नीचे होता रहता है। हर रोज जो डॉलर का रेट है वह कुछ पैसे चेंज होता ही है। जैसे कुछ अगर हम 1 साल पहले की बात करें तो शायद 80 के आसपास था, फिर धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता 81 हो गया, अब 82 के अराउंड चल रहा है। कभी 82 से ऊपर हो जाते हैं 10, 20, 50 पैसे, कभी 82 से कम हो जाते हैं। तो डेली बेसिस पे जो एक्सचेंज रेट है वो चेंज होता रहता है। लेकिन कुछ जगह पे ये जो एक्सचेंज रेट होता है वो एक फिक्स होता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो चेंज होता रहता है। Though it is a comparative matter, there might be inflationary pressure on the foreign currency against which the exchange rate is compared। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ जाता है करेंसी पे जब हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन आती है। यूएस डॉलर पे इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि यूएस डॉलर में पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेड चलता है। जो मोस्टली ट्रेड होता है वो यूएस डॉलर में होता है, या फिर यूरो में होता है, पाउंड में होता है, लेकिन ज़्यादातर जो ट्रेड होता है वो यूएस डॉलर में ही होता है। इसीलिए जो यूएस डॉलर की वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती। एक्सपोर्ट की बात करें तो अब एक्सचेंज रेट हमने समझ लिया। एक्सचेंज रेट क्या होता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो एक्सपोर्ट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एक्सपोर्ट यहाँ पे कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। ठीक है, क्यों कॉम्पिटिटिव होंगे, क्योंकि देखो इन्फ्लेशन बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ने से रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, तो उससे क्या होंगे, हमारे जो एक्सपोर्ट होंगे ना वो कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। सपोज कोई बंदा है यहाँ यूएस में बैठा है, यह इंडिया से सामान ले रहा है, ये $100 का इंडिया से सामान खरीद रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे उसको $100 की, अब यहाँ पे सपोज $100 की वैल्यू कितनी है, 7,000, 70 रुपए का डॉलर चल रहा है, तो $100 की वैल्यू कितनी होगी, 7,000 रुपीज हो गई। तो यूएस वाला बंदा $100 का सामान ले रहा है, तो इसको यहाँ पे 7,000 का सामान मिल रहा है। वैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ गई, रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, तो यही $100 की जो वैल्यू है ये कितनी हो गई, 8,000 हो गई। तो अब ये बंदा सामान अभी भी $100 का ही खरीद रहा है, लेकिन इसको उस $100 में 8,000 रुपए का सामान इंडिया से मिल रहा है। ठीक है, इसके तो इसकी जेब से $100 ही जा रहे हैं। ठीक है, पहले भी $100 जा रहे थे, अब भी $100, लेकिन पहले इसको 7,000 का सामान मिल रहा था, अब इसको 8,000 का सामान मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे जो एक्सपोर्ट होंगे ना वो कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। ठीक है, पहले हम कितने का, 8,000 का, 7,000 का सामान बेच रहे थे, अब हम 8,000 का सामान बेच रहे हैं यूएस को। तो उससे क्या है, हमारे जो एक्सपोर्ट्स होंगे वो कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, एक्सपोर्ट हमारे बढ़ जाएंगे। अगर हम रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट करेंगे तो जो हमारा एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए जो चाइना है ना, चाइना हमेशा अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करके रखता है, अपनी करेंसी की वैल्यू को गिरा के रखता है, क्योंकि चाइना बहुत सारा एक्सपोर्ट करता है। तो उससे क्या होता है, उससे चाइना के एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, और हमारे भी जहाँ पे चाइनीज चीज़ें सस्ती मिलती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं, तो उनकी जो डिमांड है चीज़ों की, जो चाइनीज चीज़ों की डिमांड है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि चाइना अपनी करेंसी को
डेप्रिशिएट करके रखता है, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, अभी देखते हैं इंपोर्ट वाले पॉइंट में। अब देखो जो चाइना है ना, चाइना ज्यादातर चीजों को एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट बहुत कम चीजें करता है। लेकिन अगर हम वहीं पे इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारे इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। इंडिया के केस में हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स। चाइना में क्या है, चाइना में एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, इंपोर्ट बहुत ही कम होता है एक्सपोर्ट के कंपैरेटिवली। तो यहीं पे फिर वही बात आ जाती है। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ने से हमारे जो इंपोर्ट है ना, इंपोर्ट में हमें नुकसान होगा। क्योंकि अब देखो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, पहले हम, अब इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद जब हम चीजें बाहर से ले रहे हैं, यूएस डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं, तो पहले हमारा क्या था, $1 $70 का आता था, अब आ रहा है $80 का। तो अब हमें $100 की भी चीज हमें बाहर से लेनी है तो हमारे 8,000 खर्च होंगे इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद। लेकिन इन्फ्लेशन से पहले की जब इन्फ्लेशन ठीक था, नॉर्मल रेट पे था, तो उस टाइम पे जब हमें बाहर से कोई चीज लेनी होती थी तो हमें 7,000 की मिलती थी जो $100 की है, लेकिन अब हमें 8,000 में मिल रही है। तो यहाँ पे जो हमारे इंपोर्ट है, तो हमारे इंपोर्ट्स में हमें नुकसान होगा, चीज़ें महंगी हो जाएगी। जैसे हमारी रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट होएगी तो जो हमारा इंपोर्ट करने वाली चीज़ें हैं ना वो महंगी हो जाएगी, कॉस्टलियर हो जाएगी, जिसके चलते हुए अब देखो इंडिया में हम ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट ही करते हैं तो ज़्यादा चीज़ों के जो दाम है वो बढ़ जाएंगे। इवन के जो कंपल्सरी चीज़ें भी है, लाइक ऑयल हो गया, टेक्नोलॉजी, ड्रग्स वगैरह, ये सब चीज़ें जो कंपल्सरी चीज़ें हम बाहर से खरीद रहे हैं उन चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, जिनके फिर आगे हम अपनी मार्केट में भी उनको चीज़ों को बेचेंगे तो उन चीज़ों के दाम ऑटोमेटिकली हमारी मार्केट में भी बढ़े हुए नजर आएंगे। इसीलिए जब करेंसी की वैल्यू हद से ज़्यादा भी डेप्रिशिएट हो जाती है तो उस केस में फिर इंपोर्ट्स जो होते हैं वो महंगे हो जाते हैं। इसीलिए जो इंडिया है वो अपनी करेंसी को इतना ज़्यादा डेप्रिशिएट नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया जो है वो ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट बहुत कम चीज़ें करता है। लेकिन चाइना क्या है, चाइना ज़्यादातर चीज़ें एक्सपोर्ट ही कर रहा है, इंपोर्ट बहुत ही कम चीज़ें करता है। इसीलिए चाइना हमेशा अपनी करेंसी को गिरा कर रखता है, डेप्रिशिएट करके रखता है, राइट। फिर नेक्स्ट चलते हैं ऑन ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का। जब इन्फ्लेशन होती है, डेवलप्ड इकोनॉमी की अगर हम बात करें, डेवलप्ड इकोनॉमीज के केस में जब इन्फ्लेशन होती है तो उनका जो ट्रेड बैलेंस होता है ना फेवरेबल हो जाता है। लेकिन वहीं हम डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करें, इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ने से हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना वो अनफेवरेबल हो जाता है। यहाँ पे फिर वही बात हो गई, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो कंट्रीज पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है, लाइक यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, तो ये जो कंट्रीज है ना, ये डेवलप्ड कंट्रीज है, ये अपनी कंट्री में ही अपनी जरूरत की चीजें बना लेते हैं। इनका एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, इसीलिए यहाँ पे इनका जो ट्रेड बैलेंस है ना वो फेवरेबल हो जाता है। लेकिन डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो इसीलिए हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो अनफेवरेबल हो जाता है। क्योंकि हम ज्यादातर चीजें तो हम अपनी कंट्री में मंगवा रहे हैं ना, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आकर फिर हम नुकसान में चले जाते हैं जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। फिर नेक्स्ट चलते हैं एम्प्लॉयमेंट पे। तो एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन से। अब अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की, ठीक है, शॉर्ट रन में अगर इन्फ्लेशन होता है तो उससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता। फिर एक टाइम के बाद, एक लिमिट के बाद, एक लिमिट तक जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तब तक तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट पे जाकर ये न्यूट्रल हो जाएगा और उसके बाद ये नेगेटिव में चला जाता है। उसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगता है, जैसे कि हमने फिलिप्स कर्व में देखा था, नायडू में देखा था। पहले हम ये दोनों चीजें डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी है तो उसमें आपने फिलिप्स कर्व और नायडू के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, शॉर्ट रन में तो इन्फ्लेशन बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लेकिन लॉन्ग रन में अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उस केस में एम्प्लॉयमेंट कम होगा या फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, ये भी आप बोल सकते हो, राइट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं वेजेस भी।
इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वेजेस बढ़ेगी, लेकिन वो जो वेजेस बढ़ रही है ना, उनकी नॉमिनल वैल्यू बढ़ेगी वेजेस की, लेकिन रियल वैल्यू कहीं ना कहीं वहां पे कम हो रही होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, उसकी सैलरी कितनी है, उसकी सैलरी 10,000 है। ठीक है, अब इन्फ्लेशन बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ने से उसकी सैलरी भी बढ़ गई, कितनी बढ़ के होगी, 11,000 हो गई। ठीक है, 1,000 का इंक्रीमेंट लग गया। ठीक है, अब देखो इन्फ्लेशन बढ़ने से जो इसकी नॉमिनल वैल्यू है वो बढ़ गई, पहले 10,000 थी, अब 11,000 हो गई। अब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ही 10% चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट कितना है, इन्फ्लेशन रेट है यहाँ पे 10%। तो ये जो 11,000 है, इसमें से अगर हम 10% माइनस कर देंगे तो इस पर्सन की सैलरी जो है वो 10,000 से नीचे चली जाएगी, क्योंकि 11,000 का अगर हम 10% कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,100 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पे अब 1,100 10,000 से कम कर देंगे तो कितना रह जाएगा, 9,900 रह जाएगा। तो यहाँ पे फिर इसकी जो रियल वैल्यू है ना, वो कहीं ना कहीं 10,000 से कम नजर आएगी, लेकिन फेस वैल्यू हमें ज्यादा नजर आ रही है। तो इन्फ्लेशन बढ़ने से वेजेस की नॉमिनल वैल्यू सिर्फ बढ़ती है, लेकिन रियल वैल्यू यहाँ पे नहीं बढ़ रही। अब इससे क्या होता है, अब जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ने से थोड़ी बहुत वेजेस तो बढ़ जाती है, लेकिन उससे क्या होता है, उनकी जो परचेजिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। धीरे धीरे उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वेज एम्प्लॉयज का, वो भी गिरने लगता है। अब इन सब चीजों को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट देती है डीएनएस अलाउंस, डीए मिलता है, हर 6 महीने के बाद डीए दिया जाता है कि जितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस अकॉर्डिंग उनकी सैलरी भी बढ़ा दी जाती है, सो दैट कि उनकी परचेसिंग कैपेसिटी या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो डिक्रीज ना हो। तो साल में 2 बार जो डीए है वो बढ़ाया जाता है, हर 6 महीने के बाद डीए को इंक्रीज किया जाता है, सो दैट कि एम्प्लॉयज का लिविंग स्टैंडर्ड और उनकी परचेजिंग कैपेसिटी को मेंटेन किया जा सके। लेकिन ये गवर्नमेंट सेक्टर में ही होता है, प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज है उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनकी फिर सैलरीज को इंक्रीज किया जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो अब जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है उसका इन्फ्लेशन का उस पर न्यूट्रलाइजिंग इम्पैक्ट पड़ता है लॉन्ग रन में। ठीक है, लॉन्ग रन में तो इन्फ्लेशन का इतना ज्यादा उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन शॉर्ट रन में वो पर्सन अफेक्टेड होता है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन से होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं जिन्होंने अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू कर रखा है, जैसे कोई प्लम्बर हो गया या फिर कोई टेलर हो गया जिसने अपने घर पे कपड़े सिलने का काम शुरू किया हुआ है, अपने लेवल पे वो कपड़े सिल कर लोगों को दे रहा है या दे रही है, तो वो क्या है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। प्लम्बर हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई इलेक्ट्रीशियन होगा छोटे मोटे काम कर रहा है घरों में, वो क्या है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अब एकदम से जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो एकदम से ये अपने रेट नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि एकदम से रेट बढ़ाएंगे तो इनकी डिमांड कम हो जाएगी। तो इसीलिए शॉर्ट रन में तो ये अफेक्टेड होते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में ये धीरे धीरे अपने रेट बढ़ा देते हैं और लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन का इन पे न्यूट्रलाइजिंग इम्पैक्ट पड़ता है। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी के सारे सेगमेंट्स हम ऑलमोस्ट यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से सेगमेंट पे इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, शॉर्ट रन में क्या इम्पैक्ट होता है, लॉन्ग रन में क्या इम्पैक्ट होता है। ये सब चीज़ें हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कि इन्फ्लेशन का कौन से सेक्टर पे शॉर्ट रन में क्या इफेक्ट पड़ रहा है और लॉन्ग रन में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो लेट 1980s में इकोनॉमीज में जो वर्ल्ड इकोनॉमीज थी उन्होंने ये बात बोली थी कि एक पर्टिकुलर लेवल तक जो इन्फ्लेशन है ना वो किसी इकोनॉमी के लिए हेल्दी है, एक पर्टिकुलर लेवल तक इन्फ्लेशन का होना जरूरी है। एक स्पेसिफिक लेवल जो होता है इन्फ्लेशन का उसको बोलते हैं रेंज ऑफ इन्फ्लेशन, जो कि हर एक इकोनॉमी की अपनी अपनी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन होती है। इंडिया की कितनी रेंज है, इंडिया की रेंज है 4 ± 2, मतलब कि इंडिया 2 से 6% के बीच में जो इन्फ्लेशन है उसको वो बेयर कर सकता है। हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन है, जो इंडिया की हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन है वो 2 से 6% तक है, और इसको कंफर्ट जोन ऑफ इन्फ्लेशन भी बोला जाता है। और इसको ये जो 2 से 6% वाला हमने रेंज रखी है, ये रखी है 2015 से। 2015 के बाद तक 2015 में हमने ये डिसाइड करा था कि जो 2 से 6% तक का इन्फ्लेशन रेंज है वो हमारे इंडिया के लिए अच्छा है। सिमिलरली बाकी की कंट्रीज की बात करें, लाइक ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, यूएस, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, यहाँ पे जो हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन है वो है 1 से
3% तक की। अब देखो ये वाली जो कंट्रीज है ना, ये डेवलप्ड कंट्रीज है, यहाँ पे ऑलरेडी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छी खासी चल रही है, इनकी इकोनॉमी ऑलरेडी हीटेड अप है, इसीलिए अब यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो 1 से 3% तक की ही डिसाइड करी गई है। लेकिन हम इंडिया की बात करें, हमारी कंट्री अभी डेवलप हो रही है, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाने की जरूरत है, इसीलिए हमारे यहाँ पे जो हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन है वो 2 से 6% तक है, राइट। तो इसके आगे फिर अगर इन्फ्लेशन एक लिमिट से ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर उससे क्या होगा, उससे रिसेशन आएगा, डिप्रेशन आएगा, राइट। इसके बारे में अब रिसेशन डिप्रेशन कब आता है, कैसे आता है, इसके बारे में हम इसी चैप्टर के अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बिजनेस साइकिल। तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।